लिखते समय आचार्य श्री ने इस प्रसंग में जब भूकणों के द्वारा ओलों के लिए ऊपर उछाल दिए जाने का प्रसंग लिखा, तो उस समय आचार्य श्री के मानस में विज्ञान की दुनिया के वो प्रसंग भी घूम रहे थे जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च के माध्यम से बड़े बड़े काम किए, अनुसंधान किए। और क्या लिख रहे हैं? ओलों को टक्कर देकर भूकणों ने उछाल दिया शून्य में, आकाश में बहुत दूर, धरती के कक्ष के बाहर। आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों को उछाल देता है यथा प्रक्षेपास्त्र। जैसे प्रक्षेपास्त्र आर्यभट्ट और रोहिणी आदि उपग्रहों के लिए धरती से ऊपर उछाल देता है। अब ये दो नाम आ गए। इस टकराव से कुछ ओले तो पल भर में फूट फूट कर बहुभागों में बट गए, और वह दृश्य एक भी ओला नीचे आकर, और वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिमल पारिजात पुष्प पांखुरियां ही मंगल मुस्कान बिखेरती नीचे उतर रही हूं धीरे धीरे, जो स्वर्गों से बरसाई गई, देवों से धरती का स्वागत अभिनंदन है। कुछ ओलों को पीड़ा ना हो, यूं विचार कर ही मानो उन्हें मस्तक पर लेकर उड़ रहे हैं भूकण। सो ऐसा लग रहा है हनुमान अपने सर पर हिमालय ले उड़ रहे हों। धूलि के कण ओलों के लिए उछाल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान अपने सर पर, ओले सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो हिमालय ले उड़ रहे हों। घटना का यह क्रम घंटों तक चलता रहा लगातार। इसके सामने स्टार वार, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, विशेष महत्व नहीं रखता। आचार्य श्री ने स्टार वार की भी चर्चा कर दी। ऐसा स्टार वार जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, पर इस दृश्य के सामने कोई महत्व नहीं रखता। क्या है ये? आर्यभट्ट रोहिणी आदि उपग्रहों की चर्चा क्यों आई, कैसे आई? आर्यभट्ट के बारे में ये है, भारत का पहला उपग्रह, जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1965 को, सोवियत संघ जब था, सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1965 को कासमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा काश्युति नयाद से प्रक्षेपित किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्माण और अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन में अनुभव प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया और सोवियत संघ के सहयोग से इसको प्रक्षेपास्त्र के रूप में आगे किया गया, अंतरिक्ष में भेजा गया। ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक रहे और उनके नाम से ही इसके लिए ये किया गया, उनका उपग्रह उनके नाम से। रोहिणी क्या रहा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक श्रृंखला है। रोहिणी श्रृंखला में 4 उपग्रह थे, जो सभी भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे, और जिसमें से 3 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गए। चारों उपग्रह सन 1979 से 1983 के बीच सतीन धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए थे। ये 2 हो गए, आर्यभट्ट और रोहिणी। अब स्टार वार क्या था, जिसकी चर्चा मूक माटी में आचार्य श्री ने लिखी। देखो, चल तो रही है मूक माटी, लेकिन आचार्य श्री ने कहाँ कहाँ के प्रसंगों को ख्याल में रख करके उन उपग्रहों की चर्चा को अपने काव्य संवाद में
मूक माटी के प्रसंगों में कैसे जोड़ा है, मतलब अपने कथानक में विज्ञान के बिंदुओं को, विज्ञान के संदर्भों को कितने अच्छे तरीके से जोड़ा है। स्टार वार क्या था? अमेरिकी सेना ने पहली बार एक तोप को गोला लेजर के जरिए मार गिराने में कामयाबी हासिल की। तोप के लिए गोला लेजर के माध्यम से मार गिराने में कामयाबी हासिल की। लेजर ने पहले इस गोले को ढूंढकर उस पर निशाना साधा और फिर ऊर्जा कणों की बौछार कर उसे नष्ट कर दिया। सन 1983 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने अंतरिक्ष में मिसाइल छतरी की योजना बनाई थी जिसे स्टार वार कहा जाता था। उसका नाम स्टार वार अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस कार्य को किया था, जिसे स्टार वार कहा जाता था। उसमें भी लेजर के इस्तेमाल का इरादा था। ये जो उस समय स्टार वार स्थापित किया गया, वही संदर्भ आचार्य श्री के मानस में रहा और उसी संदर्भ को आचार्य श्री ने मूक माटी में स्टार वार लिख करके यह संकेत दिया, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है। विशेष महत्व नहीं रखता। होगा तुम्हारा अंतरिक्ष में कुछ भी, तुमने ये किया वो किया, लेकिन यहाँ तो देखो कि ऊपर से ओले आ रहे हैं और नीचे से धूलि के कण उनको वापस वहीं पर भिजा रहे हैं। तुम्हारे से भी ज़्यादा इसमें इसका महत्व है। इस तरह है। अब और क्या चर्चा चलती है? ऊपर घटती हुई घटना का अवलोकन खुली आंखों से कुंभ समूह भी कर रहा। ये सब हो रहा तो घड़े कुंभ भी इस सब को देख रहे, पर कुंभ के मुख पर भीति की लहर बैसम्य नहीं है। कुंभ को बिल्कुल भी डर नहीं, सहज साक्षी भाव से बस सबको संवेदित है। सरल गरल शकल शकल सब, सरल गरल सकल शकल सब। इस पर भी विस्मय की बात तो यह है कि, विस्मय की बात तो यह है कि क्या है, एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। एक भी ओला नीचे आकर कुंभ को भग्न नहीं कर सका। जहाँ तक हार जीत की बात है, भूकणों की जीत हो चुकी है। भूकणों की जीत हो चुकी है और बादलों ओलों के गले में हार का हार लटक रहा है। हार का हार। किसका हार? जीत का हार नहीं, हार का हार लटक रहा है। सुरभि सुगंधि से रहित मृतक मुरझाया हुआ। सुरभि सुगंधि से रहित मृतक मुरझाया हुआ। तथापि नए नए बादलों का आगमन, नए नए बादलों का आगमन, नूतन ओलों का उत्पादन, बीच बीच में बिजली की कौंध, संघर्ष का उत्कर्षण प्रकर्षण, कलह कसम कस धूर्तता, सागर के विषम संकेत क्रूरता, सागर के विषम संकेत क्रूरता आदि आदि, यह सब पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं, क्रोध का पराभव होना सहज नहीं। क्रोध जल्दी जाता नहीं। क्रोध बाहर से चला भी जाए तो अंदर 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 वो, हाँ, खिचड़ी जैसा प्लेट के अंदर प्लेट के अंदर खिचड़ी जैसे क्या करती रहती है? क्या करती रहती है? बेसन बनाया कभी किसी ने? बेसन, बेसन जल्दी जल्दी शाम को गरम गरम बना लो, जल्दी जल्दी। हाँ टाइम कम है, जल्दी थोड़ा सा चने का आटा डाला, जीरा डाला, धनिया डाला,
थोड़ी हल्दी डाली और अपने मसाला वसाला डाल के रख दिया पानी डाल के। अब बस अब बनता है तो फिर उसमें से धीरे धीरे एक एक फूटते हैं एक फूटेगा, दूसरा फूटेगा, जैसे जैसे आंच लगेगी वो बस धीरे धीरे फूटना शुरू करेगा। और जब धीरे धीरे वो अच्छा सा पकना शुरू होगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती है खदबद 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 आता, क्यों कांतीलाल जी, है ना? खदबद 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 होता रहता है। फिर जब ज्यादा आवाज आने लगे तो क्या समझ लेते हैं? हाँ, पक गया। उसकी गंध भी आने लगती है, गंध भी आने लगती है। खिचड़ी भी ऐसे ही काम करती है। खिचड़ी भी अपनी धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, एकदम शुरू में स्पीड थोड़ी पकड़ती है वो, हाँ धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। फिर अपन को समझ में आ जाता है कि हाँ बराबर पक गई है, बराबर बन गई है। तो ये जो अंदर अंदर होता है ना, ये जल्दी शांत नहीं होता। चाणक्य और चंद्रगुप्त की चर्चा में ये बार 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 पाटलिपुत्र पटना पर कब्जा करना चाह रहे थे और सीधे धावा राजधानी पर बोलते थे। बड़ी शक्तिशाली सेना थी तो ये हार करके वापस आ जाते थे, अंदर घुस ही नहीं पाते थे। रात में घूमते फिरते भटकते कहीं जा रहे थे, एक जगह झोपड़िया के यहाँ, झोपड़ी की यहाँ पर सोच रहे सुनो थोड़ा क्या चल रहा है। अंदर से आवाज आई, किसी बच्चे को डांटते हुए कोई माँ कह रही है, अरे तुम भी चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे अधीर हो क्या, मूर्ख हो, तुम भी चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे मूर्ख हो क्या? इनने सुना, अरे हमारा नाम अंदर कैसे आया और चाणक्य चंद्रगुप्त का नाम आया और मूर्ख कह रही है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, चलो अंदर देखते हैं। आवाज लगाई, थोड़ी देर बाद खुला, कौन हो तुम लोग? नहीं बस परदेसी हैं, रास्ता मालूम नहीं है, परेशान हो रहे हैं, कहाँ से कैसा जाना पड़ता है, कहाँ जाना क्या जाना, पूछताछ हो गई, बता दिया ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे निकल जाओ। हाँ लेकिन ये तो सब ठीक है, पर अभी आप अपने बच्चे को डांट करके कह रही थी चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे मूर्ख हो तुम, इसका मतलब क्या है? तुम चाणक्य चंद्रगुप्त को जानती हो क्या? हाँ जानते हैं ना। मूर्ख क्यों कहा उनको? मूर्ख इसलिए कहा कि वो चाहते तो हैं कि राजधानी पर कब्जा कर लें, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि डायरेक्ट राजधानी पर कब्जा नहीं होता, वहाँ उनकी बड़ी सेना लगी रहती है। पहले छोटे छोटे गांव को जीतें और आगे बढ़ें, फिर बाद में सेना को लेकर के अंदर घुसें। वो ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए तो वो मूर्ख। अच्छा ये बात है, अच्छा 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 ये बात है, ठीक ठीक, अब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। बताया नहीं, वो निकल गए, उनको मंत्र मिल गया, अच्छा ये बात है। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया सेना को, आसपास के छोटे छोटे मोहल्ले गांव को जीता, और जब इकट्ठी भीड़ भाड़ हो गई तो एक साथ धावा बोल दिया, धावा बोल दिया तो जीत लिया। ये मंत्र है। बच्चा क्या कर रहा था? खाना खाते समय माँ ने खिचड़ी बना करके रखी और बीच में ही उसने हाथ डाल दिया बीच में हाथ डाल दिया, बीच में हाथ डाला तो जल गया, गरम है गरम है गरम है। तो माँ कहती है एकदम बीच में हाथ क्यों डाल रहा, किनारे किनारे से किनारे किनारे से निकालना शुरू करना, किनारे किनारे से निकालना शुरू कर। किनारे किनारे से निकालेगा तो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। अब बीच में ही हाथ डालेगा तो जलेगा नहीं तो और क्या होगा? चाणक्य जैसे मूर्ख तुम भी हो क्या कि वो सीधे डायरेक्ट बीच में राजधानी में जा रहे हैं? किनारे किनारे से चलना शुरू करें। तो ऐसे ही तो होता है चौकों में, जब कोई गर्म चीज आ जाती है किनारा किनारा बना करके उसको करते हैं। किनारे किनारे से करके आगे जल्दी बढ़ा जा सकता है, एकदम बीच में ही जाने में असुविधा हो जाती है। इस तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए उस बुढ़िया ने अपने बच्चे को शिक्षा दी, और उस बुढ़िया की शिक्षा के कारण इन दोनों को भी शिक्षा मिली। फिर इन्होंने जो कार्य किया ऐतिहासिक हुआ, राष्ट्र की समृद्धि के लिए हुआ, राष्ट्र की रक्षा के लिए हुआ। तो क्रोध का पराभव होना सहज नहीं, ऊपर ऊपर से गुस्सा चली भी जाए तो भी अंदर अंदर खदबद 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 करती रहती है। संजुलन में तो आया और गया, आया और गया, आया और गया, अगले क्षण ही पता नहीं पड़ता कि
कहाँ से आया कहाँ गया, कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन यदि संजुलन की भूमिका नहीं है तो पत्थर की लकीर के समान भी अनंतानुबंधी में कसाय की स्थिति बंध जाती है। इस तरह से समय आपका हो गया है और ये विषय भी यहाँ पर विराम लेता है। मूक माटी के प्रेरक संदर्भ हम सभी को निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में और चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। मूक माटी में पृथ्वी पर रहने वाले भूकण उछल उछल कर बादलों से निकलने वाले ओलों को परास्त कर रहे हैं। पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं, ये पंक्तियां आपने सुनी थी। और सागर के विषम संकेत, क्रूरता आदि आदि चल रहे हैं। इस प्रतिकूलता में भी जबकि समुद्र सागर की ओर से बादलों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है और बादलों की योजना भी फेल हो रही है, भूकण सक्रिय हुए हैं। इतने सक्रिय हुए हैं कि उन्होंने ओलों के प्रभाव को, बादलों की बूंदों के प्रभाव को छिन्न भिन्न कर दिया। और इसकी तुलना भी वैज्ञानिक प्रयोगों की तरह गुरुवर आचर्षी ने कर दी। आर्यभट्ट प्रक्षेपास्त्र, रोहिणी उपग्रह, आर्यभट्ट उपग्रह, स्टार वार की चर्चाएं जो अंतरिक्ष के सौर मंडल में देश विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा हुई हैं, गुरुवर के मानस में वही विचार घूम रहे थे। और उस तरह के उपग्रहों की तुलना जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं, धरती पर रहने वाले भूकणों से कर दी है।